क्लास 12th फिजिक्स रे ऑप्टिक्स वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 8 लेकर के हम आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं। आपको इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा रे ऑप्टिक्स से, जो आपकी बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से सभी प्रश्न लगभग पिछले बोर्ड परीक्षा में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर हाई लिख करके भेजें। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी अपडेट मिलती रहेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है जिससे दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाती है, तब व्यक्ति नेत्र दोष होता है। यहाँ पर जैसा क्वेश्चन कहा है कि दूर से आने वाली किरणें जो है रेटिना से पहले फोकसित हो रही है, दूर से आने वाली किरणें, और रेटिना से जब पहले फोकसित होगा तो वस्तु दिखेगा नहीं, और दूर से आने वाली किरणें यानी वस्तु कहाँ रखा होगा, दूर में। और जब वस्तु को दूर में रखा जाता है तो जो दोष होता है उस दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक को नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः एफ और एफ है, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी। दूरदर्शी की मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो होती है एफ ओ बटा एफ ई। यहाँ पर अभिदृश्यक की फोकस दूरी कैपिटल एफ से दिखाया गया है, यानी एफ ओ का मान कैपिटल एफ है, और नेत्रिका की फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाया गया है, यानी एफ ई का मान स्मॉल एफ है। तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूला हो जाएगा कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई स्मॉल एफ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। किसी दूरबीन के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी एफ ऑब्जेक्टिव जो है वो कितनी दे रखी है, फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर, और नेत्रिका की फोकस दूरी है 2 सेंटीमीटर का। तो मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है। मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूला होता है एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई। एफ ऑब्जेक्टिव दे रखा है 20 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करेंगे कितना आया 10। तो यहाँ पर आवर्धन क्षमता जो होगी दूरबीन की वो हो जाएगी 10। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 व नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी होगी, यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर है 10 और फोकस दूरी बता रखा है किसकी, नेत्रिका की, एफ आई पाइस दे रखा है 20 सेंटीमीटर का। तो एफ ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है हम लोग से कितना होगा। मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूला होता है एफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाई एफ आई पाइस। मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ आई पाइस 20 इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा, एफ ऑब्जेक्टिव इक्वल्स टू 20 इंटू 10 200 सेंटीमीटर। तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी जो होगी वो 200 सेंटीमीटर की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए काल्पनिक व छोटा, ऑप्शन बी वास्तविक व छोटा, ऑप्शन सी वास्तविक व बड़ा, और ऑप्शन नंबर डी काल्पनिक व बड़ा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसका अभिदृश्यक लेंस कुछ इस तरह से रहता है और नेत्रिका लेंस कुछ इस तरह से, इससे बना प्रतिबिंब के बारे में बात कर रहा है कि कैसा होगा। तो जब अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब बनाते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा बड़ा हुआ करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में होता है। ये क्वेश्चन 2019 बिहार बोर्ड में पूछा गया था, और मेरे ख्याल से 2-3 साल के बाद जो है कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है, तो बहुत ही प्रबल संभावना मानी जा रही है कि 2023 के बोर्ड परीक्षा में आपके सामने ये क्वेश्चन दिखे। तो मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 1 मिनट के आसपास होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति, ऑप्शन बी इसका वेग, ऑप्शन सी इसकी कला, और ऑप्शन डी इसका आयाम। तो प्रकाश में जो रंग होता है उसका कारण होता है उसकी आवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। जब प्रकाश की किरणें स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, और ऑप्शन डी आंकड़े पूर्ण नहीं है। ये कोई कांच स्लेब है, कांच का हो, पानी का हो, कोई भी चीज का स्लेब हो।
जब प्रकाश की किरणें आपतित करते हैं और ये स्लैब पर पड़ती है तो स्लैब पर पड़ने से जो है प्रकाश की किरण माध्यम के अनुसार उसका वेग में परिवर्तन होता है, और जब वेग में परिवर्तन होता है तो v इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा से इसके तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन भी आने लगता है। तो बाहर का मीडियम तो दिया नहीं है, यानी एयर या फिर वैक्यूम होगा। जैसे ही एयर वैक्यूम से कोई भी दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका जो है वेग कम हो जाएगा, और वेग कम होने के कारण उसके तरंगदैर्घ्य का मान भी कम होने लगेगा, यानी घटने लगेगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। ऑप्शन ए व्यतिकरण को, ऑप्शन बी परावर्तन को, ऑप्शन सी ध्रुवन को, और ऑप्शन डी वर्ण विक्षेपण को। तो कोई भी प्रकाश का जो अनुप्रस्थ तरंग होता है वो प्रकाश के ध्रुवन की प्रकृति का पुष्टि करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में किस किरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए औरक, ऑप्शन बी पराबैंगनी, ऑप्शन सी गामा, और ऑप्शन डी एक्स किरण। तो इन सब किरणों का स्पेक्ट्रम अगर हम लोग देखें, जैसा कि रे ऑप्टिक्स में स्पेक्ट्रम पढ़ना होता है हम लोग को, तो इसके स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली जो किरणें होती है वो किरणें होती है गामा किरणें, यानी यहाँ पर न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की किरण गामा किरण होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर हमें हाई लिख करके भेजें।